अगर आपको सोशल मीडिया में कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप इंस्टाग्राम पे ये यूपीएससी डाइजेस्ट विद राहुल पे आप फॉलो अप कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अगेन टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप सीधा लिंक से कनेक्ट हो जाओगे और आपको अपडेट्स आती रहेंगी। राहुल है, हम बात कर रहे हैं जून 2021 की मंथली मैगजीन जो विजन आईएएस की है। हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया था पॉलिटिकल गवर्नेंस का। अब इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें 3 टॉपिक है। इंटरनेशनल रिलेशन का फर्स्ट न्यूज़ जो है वो है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। तो यहाँ पे रिपोर्ट रिलीज़ हुई है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन सिप्री की 2021 की रिपोर्ट है, जो बताती है ओवरऑल नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो ग्लोबल मिलिट्री स्टॉक पाइल्स में अपीयर हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। मोर अबाउट द रिपोर्ट में क्या है कि इंडिया न्यूक्लियर वॉर हेड इंक्रीज हुआ है 150% से एट द स्टार्ट ऑफ 2020, जो कि थी 2020 का। अगर 2021 की बात करूं तो 156 हो गई है। पाकिस्तान और चाइना न्यूक्लियर वॉरहेड दोनों ने बढ़ा दिया है इवेंचुअली। रशिया और चाइना भी पोजेस कर रहे हैं 90% ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन्स। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड एक साइन है, मतलब वरी का साइन है, क्योंकि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट नहीं हो रहा है सच, इसलिए। ठीक है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का मतलब बेसिकली होता है कि एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग या एलिमिनेट कर रहे हो हम न्यूक्लियर वेपन्स को। उसका एम यही है कि स्टेट न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट कर दे। और एक टर्म भी है जिसका नाम है डी न्यूक्लियराइजेशन, जिसको डिस्क्राइब करते हैं प्रोसेस ऑफ लीडिंग टू कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। यूएन ने एलिमिनेट करा है न्यूक्लियर वेपन्स को फर्स्ट रेजोल्यूशन में, जो कि अडॉप्ट हुआ था यूएन जनरल असेंबली 1946 में। यहाँ पे ट्रीटी कौन कौन सी है जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को रेगुलेट करती है? सबसे पहला है पीटीबीटी पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी 1963 की है। ये प्रोहिबिट करता है टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स की आउटर स्पेस में, एटमॉस्फेयर में या अंडर वाटर, या कोई भी टेरिटरी विद इन अ स्टेट जो इफेक्ट कर सकती है रेडियो एक्टिव फॉल आउट आउटसाइड द स्टेट टेरिटरी। सेकेंड है ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स 1970 की। ये प्रिवेंट करती है स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और प्रमोट करती है पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, और ये न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की तरफ बढ़ती है। ये एक मात्र ऐसी ट्रीटी है जो बाइंडिंग है कमिटमेंट इन मल्टीलैटरल ट्रीटी, और इसका गोल है डिसआर्मामेंट होना चाहिए न्यूक्लियर स्टेट्स का। नेक्स्ट जो ट्रीटी है वो है सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ये भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो बैन करती है न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव एनवायरनमेंट पे, और ये ओपन फॉर सिग्नेचर है 1996 से, बट अभी तक ये इन्फोर्स में आई नहीं है और इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। इसके अलावा TPNW है ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जो प्रोहिबिट करती है न्यूक्लियर वेपन्स को, और ये टोटल एलिमिनेशन की तरफ बढ़ती है। इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ प्रोहिबिशन होता है जो पार्टिसिपेटरी होता है न्यूक्लियर वेपन एक्टिविटीज़ में, और ये अंडरटेक करती है, डेवलप करती है, टेस्ट प्रोड्यूस करती है, एक्वायर करती है, पोजेस करती है, स्टॉक पाइल, और ये एंटर्ड हुआ है 2020 में। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। ठीक है, तो रिसेंटली आई है फोर्स में नई ट्रीटी है, तो ये इसलिए ज़्यादा बन जाती है इंपॉर्टेंट। नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम की बात करें तो ये ऑब्लिगेशन है नॉन न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट्स का कि वो एक्सेप्ट ना करे, एक्वायर ना करे, और एक्सेप्ट नहीं करे फुल स्कोप सेफगार्ड। डिसआर्मामेंट की बात करें तो यहाँ पे 5 कंट्रीज जो है न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो है यूएस, चाइना, यूएसआर, फ्रांस और यूके ने नेगोशिएट करा था, और नेगोशिएशन जो थी वो रिडक्शन और इवेंचुअली एलिमिनेट करने का था। यूएसआर इसलिए बोला था मैंने क्योंकि उस टाइम पे यूएसआर होता था, आपके टाइम पे रशिया है। थर्ड है पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, कि नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो है एक्सेस कर सकते हैं पीसफुल एप्लीकेशन टू न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया का क्या रोल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है इंडिया ने एक आर्डेंट फॉलोअर है मल्टीलैटरल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स के। इंडिया रोल इन यूनिवर्सल कंप्लीट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी डिसआर्मामेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंडिया का रोल जो पहला पॉइंट है ग्रीन में दिख रहा है वो है डिसआर्मामेंट कमेटी एडवोकेट करता है डीलिंकिंग डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन। इंडिया एंड एनपीटी
इंडिया ने अपोज करा है एनपीटी को साइन करने से। और थर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव डिसआर्ममेंट, जो कंप्लीट और यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की तरफ बढ़ता है। इंडिया एंड सीटीबीटी, ये भी इंडिया ने साइन नहीं करा, ठीक है, क्योंकि एनपीटी और सीटीबीटी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इंडिया TPNW है एक नॉन कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रूमेंट, सो ये भी अपोज्ड है। तो नई ट्रीटी भी अपोज करी है इंडिया ने, ठीक है। लास्ट जो है कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, ये सिंगल मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट नेगोशिएशन फोरम है जहाँ पे बातचीत होती है। CD के बारे में बात करें, कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, ये फॉर्म हुआ था 1979 में, और ये सिंगल मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट नेगोशिएशन फोरम है इंटरनेशनल कमेटी में। और ये एग्रीमेंट की बाद आया था जब मेंबर स्टेट का हुआ था, स्पेशल सेशन हुआ था UN में, जनरल असेंबली में, जिसने डिवोट करा था डिसआर्मामेंट पे। कंक्लूजन ये है, डिसआर्मामेंट जो होगा, मतलब जो नेगोशिएशन थी CTBT का, वो इसका कंक्लूजन निकला था 1996 में। CD रिमेन लेता है डेडलॉक, और ये रीच नहीं कर पाया कंसेंसस कोई भी प्रोग्राम ऑफ वर्क पे। 10 ये बड़ी यहाँ पे डिलीब्रेशन होती है, डिलीब्रेशन और डिस्कशन होते हैं। इसके अलावा इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, आप सबको भी पता होगा, इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन जब आता है तो ये पूछ सकते हैं। पहला है बिल्डिंग और मेंटेन करता है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट। सेकेंड है NFU नॉन फर्स्ट यूज, की न्यूक्लियर वेपन्स यूज होंगे रिटेलिएशन में अगेंस्ट अ न्यूक्लियर अटैक। न्यूक्लियर रिटेलिएशन होगा टू अ फर्स्ट स्ट्राइक, वो भी मैसिव होगा और वो इन्फ्लिक्ट करेगा अनएक्सेप्टेबल डैमेज। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट। फोर्थ है कंटिन्यूड रहेगा कमिटमेंट, जो गोल है न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड है, और ग्लोबली वेरीफाइबली नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है जो उसका न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का है। इसके अलावा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि इनकम्पास करता है गोल्स और मिशन जो गाइड करता है डिप्लॉयमेंट और यूज़ ऑफ वेपन्स। ये डॉक्ट्राइन एक्ट करता है नेसेसरी इवल इन द लाइट ऑफ चाइना और पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे थ्रेट बहुत आ रहा है। दो डॉक्ट्राइन सर्व करा है बहुत पर्पस अभी तक, लेकिन चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हमें NFU को देखना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चैलेंजेस क्या है विद ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट? पहला है मॉडर्नाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि कंसिडरेबल एफर्ट्स आए हैं जो मॉडर्नाइज कर रहे हैं न्यूक्लियर इन्वेंट्रीज को, और ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के अमंग होते हैं। फॉर एग्जांपल US ने एफर्ट्स डाले हैं कि वो डिप्लॉय करें न्यू लो ईल्ड वॉर हेड जो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल पे होंगे, सबमरीन पे होंगे। सेकेंड है कंसेंसस नहीं है मेजर पार्टीज पे, मेजर पावर्स पे, जो जैसे फॉर एग्जांपल US ने एलिमिनेट करा है कि न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो हुए हैं, जैसे INF हो गया, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी, और स्टार्ट हो गया। इसकी वजह से कंसिडरेबली बायलैटरल रिलेशन जो है दोनों न्यूक्लियर पावर के बीच में, US और रशिया के बीच में, वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दो मतलब इसमें विड्रॉ कर लिया था ना, आपको सबको याद होगा। तो ऑल्सो US ने विड्रॉ करा है जेकॉब से भी, जो ईरान के साथ तो साइन हुआ था, जिसके बाद ईरान और US के रिलेशन बेकार हो गए टुवर्ड्स यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम। फिर है चाइना का जो एक्सपेंशन पॉलिसी है, चाइना रिजेक्ट करता है मल्टीलैटरल डिस्कशन किसी भी पॉसिबल पोस्ट INF मैकेनिज्म पे। इससे क्या होता है, इंडिया चाइना और वेस्ट के जो रिलेशन है वर्स हो गए, इवेंचुअली चाइना के भी वर्स हो गए और रशिया के भी वर्स हो गए, एज ग्रोइंग एडवर्सरीज है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एक पेस बनाएंगे न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन पड़ता ही रहेगा। अभी इम्पैक्ट हो गया कोविड-19 की वजह से, US और चाइना के रिलेशन बेकार हो गए हैं, जिसकी वजह से कोविड टेंशन की वजह से, और इसके साथ साथ ग्लोबल न्यूक्लियर गवर्नेंस जो है वो भी दिखती हुई नहीं दिख रही हमें सही से, जहाँ पे चाइना की बहुत चल रही है और चाइना इसी वजह से बढ़ा भी रहा है ज़्यादा। लास्ट पॉइंट है न्यूक्लियर एक्टिविज्म जो है इंडो पैसिफिक रीजन में। ये बड़ा डिफिकल्ट हो गया है कि जो पॉलिसी है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की, जब ग्लोबल पावर शिफ्ट हो रही है इंडो पैसिफिक रीजन में, और जो कॉर्ट है लॉबी कर रहा है कि चाइना को काउंटर करे एक्सपेंशन, तो इस टाइम पे आई थिंक न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट बहुत बेकार रहेगा। What can be done to originate in nuclear disarmament, ये इम्पॉर्टेंट है। पहला है मेजर रोल पे करना पड़ेगा मेजर सुपर पावर जैसे US और रशिया और वगैरह। यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो है पोजेस करते हैं लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल, और उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम होती है। वो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कम लेते हैं इन द सेंस,
न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की, उनको कंटिन्यू करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। सेकेंड है रिनाउंसिएशन न्यूक्लियर डेटरेंस पॉलिसी, जितने भी न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनको रिनाउंस करना चाहिए न्यूक्लियर डेटरेंस पॉलिसी, जो कि होनी चाहिए फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अंडरटेक अनकंडीशनली होनी चाहिए, नॉट टू, मतलब पहले इंडिया की तरह होना चाहिए कि पहले आप अटैक ना करो या न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ ना करो, एक कंक्लूजन हुआ हो इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट ताकि वो इफेक्ट्स में आए। इसके अलावा यूज़ नहीं होना चाहिए वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स, इंडिया जैसा ही प्रिंसिपल है। उसके बाद क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन्स भी होने चाहिए, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स अब सपोर्ट करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए कि वो इस्टेब्लिश करें न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन जहाँ पे लोग सेफ रहें। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है डी न्यूक्लियराइजेशन। ये बेसिकली जितने भी हमने बात अभी डिस्कशन करी वो कन्वेंशन कम्प्लीटली प्रोहिबिट करता है न्यूक्लियर वेपन्स को नेगोशिएट करने का। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है इंडिया की सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन। रिसेंटली रशिया ने जो रशिया का न्यूक्लियर मेजर रोसतम है वो कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है। ये हुआ है कंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये इंडिया में हुआ है, इसका यूनिट 5 है और ये कोऑपरेशन है विद न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडिया की कंपनी एक PSU है जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी आर्किटेक्चर क्या है? अभी प्रेजेंटली इंडिया के पास एक सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट है जो 14 कंट्रीज के साथ है, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, फ्रांस और बड़ी सारी कंट्रीज़ हैं। US भी है, UK भी है, वियतनाम भी है। डिस्पाइट इंडिया ने साइन नहीं करा NPT, बट ऑपरेट कर रहे हैं आउटसाइड द एम्बिट ऑफ न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। ये बहुत लोगों को पता होगा जिन्हें पढ़ा होगा कि US के साथ हमने एग्रीमेंट साइन करा था, उसकी वजह से 2006 के एग्रीमेंट से। यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो इंडिया में है, पहला आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश में नारोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, फिर राजस्थान में राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। उसके बाद ये महाराष्ट्र में है, आपका गुजरात में भी है। एक मिनट गुजरात का बता देता हूँ, कररपुर एटॉमिक पावर स्टेशन, फिर महाराष्ट्र में है तारापुर पावर स्टेशन, और फिर आपका कर्नाटका में है काईगई जनरेटिंग स्टेशन, और लास्ट है आपका तमिलनाडु में 2 है। एक तो जो अभी बन रहा है, एक है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, कंदुकुलम जो बन रहा है अभी रशिया के सपोर्ट से। इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है? होमी जे भावे ने इन्विसाज करा था इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम, और ये 3 स्टेजेस पे सूट करता है कंट्री का लो यूरेनियम रिसोर्स प्रोफाइल। पहला है कि हैवी वाटर रिएक्टर्स हो गए जो फ्यूल करेंगे नेचुरल यूरेनियम प्रोड्यूस प्लूटोनियम। उसके बाद स्टेज 2 की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेज 1 में न्यूक्लियर नेचुरल यूरेनियम है जो डिप्लीट कर रहे हैं। स्टेज 2 में PU फ्यूल्ड फास्ट ब्रीडर्स होंगे जो कि मिक्स होंगे, ये फ्यूल मिक्स होगा प्लूटोनियम के साथ, और यहाँ पे नेचुरल यूरेनियम भी मिक्स होगा। सफिशिएंट स्टॉक होंगे थोरियम के, और ये कन्वर्ट होंगे इनटू U-233। उसका स्टेज 3 में बात करें जहाँ पे U-233 फ्यूल होगा, फ्यूल ब्रेडर जो है वो मिक्स होंगे थोरियम और यूरेनियम फ्यूल्स का, और यहाँ पे जो रिएक्टर्स होंगे जैसे थोरियम ट्रांसपोर्ट करेगा U-233 पावर जो रिएक्टर्स है उसके साथ करेंगे, जिसकी वजह से कैपेसिटी बहुत ज़्यादा आएगी। तो आप देख सकते हो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन यहाँ पे इमेज है। सेंट्रल टेनेंट जो है एग्रीमेंट का वो फोकस करता है पीसफुल पर्पस हो न्यूक्लियर वेपन्स का, और यहाँ पे इन्वसाज करता है, इंटाइटल करता है कि जो इन्फॉर्मेशन है न्यूक्लियर मटेरियल ये सब फील्ड में जाए रिसर्च पावर जनरेशन में। इंडिया ने ऑब्जर्व करा एक सेल्फ मॉरेटोरियम या कंडक्ट करता है न्यूक्लियर टेस्ट आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ पोखरान जो हुआ था 1998 में, और हम प्रिंसिपल से अबाइड है जिसका नाम है NPT। ये NPT जो है इसे हमने कहीं साइन नहीं करी है, बस ये हमारा खुद का प्रिंसिपल है। इंडिया का 3 स्टेजेस न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है जो कि बेस्ड है क्लोज न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल पे। पहला है नेचुरल यूरेनियम जो फ्यूल होगा, हमने देखा है प्रेशर होगा बहुत हैवी वाटर रिएक्टर्स का। फिर सेकंड में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स जो यूटिलाइज करते हैं प्लूटोनियम बेस्ड फ्यूल। थर्ड है एडवांस न्यूक्लियर पावर होंगे जो पावर सिस्टम होंगे जो यूटिलाइज करेंगे थोरियम को। ठीक है, यहाँ पे
NSG के बारे में बात कर लेते हैं, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। तो हमने ये भी पढ़ा था एक पॉइंट कि इंडिया ने आउटसाइड करा है NSG का। तो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप 1974 में आया था। ये तब आया था जब इंडिया ने टेस्ट कर लिया था पहला ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा पोखरान 1, उसके बाद ये बना था। ये ग्रुप न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स क्या करता है, ये कंट्रीब्यूट करता है टू नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गाइडलाइंस फॉर न्यूक्लियर एक्सपोर्ट एंड न्यूक्लियर रिलेटेड एक्सपोर्ट की। भाई जो इसमें ये था कि जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है जो सप्लाई करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स, उन पे उनने कुछ गाइडलाइंस जारी करी थी जो न्यूक्लियर एक्सपोर्ट और न्यूक्लियर रिलेटेड एक्सपोर्ट पे हैं। इंडिया मेंबर नहीं है इस ग्रुप का। व्हाट इज़ द नीड फॉर एंगेजिंग इन न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पहला है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एनर्जी, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। सेकेंड पॉइंट है एक्सपर्टीज शेयरिंग, यहाँ पे कोऑपरेशन जो प्रोवाइड करती है न्यूक्लियर असिस्टेंट देती है, जिसमें इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फाइनेंसिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आती है। फिर है एनर्जी पोटेंशियल, इंडिया डिपेंड करता है मोस्टली जो इंपोर्ट करता है न्यूक्लियर फ्यूल का एज अ रॉ मटेरियल, रन करता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स को। और 2/3 जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है यूरेनियम की वो माइन से आती है, जो कजाकिस्तान से आती है और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से आती है। क्लीन एनर्जी मिलती है यहाँ पे, जो पोटेंशियल होता है यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी का वो इम्पॉर्टेंट है। क्लीनर ऑप्शन मिलता है इंडिया को और ये ज़्यादा वर्क करेगा आगे के टाइम पे। इंडिया करंटली रन करता है 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जिसमें ऑपरेशनल कैपेसिटी होगी 6780 की, जो कि 1.97% का होगा इंडिया का टोटल कैपेसिटी। इसके अलावा इंश्योर करता है सेफ्टी, पार्टनरशिप होती है कंट्रीज़ की जो इंश्योर करती है न्यू न्यूक्लियर एनर्जी इनिशिएटिव जो मीट करता है हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी। इसके अलावा यहाँ पे एग्जांपल दिया है इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन, जो कि उसका एम ये है कि वो एस्केलेट करता है डेवलपमेंट और डिप्लॉय करता है एडवांस न्यूक्लियर फ्यूल्स साइकिल को, टेक्नोलॉजी को, और यहाँ पे प्रोवाइड करता है ग्रेटर इंसेंटिव प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। चैलेंजेस क्या है इसमें? चैलेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर एंगेजमेंट में। पहला है ग्लोबल चैलेंजेस की चैलेंज यही है कि अदर कंट्रीज़ के साथ जैसे जो इंडिया का एंगेजमेंट है वो क्योंकि सिंस इंडिया ने साइन नहीं करा NPT, तो वो एक की चैलेंज है। ये एक बैरियर क्रिएट करता है ग्लोबल पावर्स को कि इंडिया को एक्सेप्ट करे, ठीक है, और इसकी वजह से भी बड़ा चक्कर है। रिलेशन हमारे पाकिस्तान के साथ ख़राब है, इसलिए भी दिक्कत है क्योंकि इवेंचुअली पाकिस्तान ने भी साइन नहीं करा। चाइना ने एक्सप्रेस करा है स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इंडिया के अगेंस्ट कि इंडिया ने साइन ही नहीं करा NGC और NPT भी नहीं साइन नहीं करा, तो ये एंगल भी है। सेकंड पॉइंट है आपका डोमेस्टिक चैलेंजेस। यहाँ पे न्यूक्लियर सेफ्टी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट दिखती है डोमेस्टिक फ्रंट में। कंसर्न ये है डाइवर्जन ऑफ वाटर होता है प्लांट्स में, फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, लैंड एक्विजिशन है, बड़े सारे इश्यूज़ हैं जो रिहेबिलिटेशन पे आते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है जैतपुर पावर प्लांट जो था महाराष्ट्र में, उसको बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन मिला क्योंकि वो डिस्ट्रॉय करता है 938 हेक्टेयर्स ऑफ इको सेंसिटिव लैंड। थर्ड पॉइंट है कि इशू आता है न्यूक्लियर लाइबिलिटी, कि अगर यहाँ पे लैक ऑफ एडिक्वेट कॉम्पनसेशन नहीं मिला विक्टिम्स ऑफ भोपाल ट्रेजेडी को, जो इशू करते हैं न्यूक्लियर लाइबिलिटीज़, वो अभी भी एक चैलेंज क्रिएट करती है इंडिया का फर्दर इंगेजमेंट विद अदर कंट्रीज़। नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी और जो न्यूक्लियर की है और नॉन न्यूक्लियर मटेरियल की है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है कंट्रीज़ का, कि जब वो इंडिया के साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन कर रही होती है तो उनको थ्रेट है न्यूक्लियर डिजास्टर ना हो जाए, जैसे कैरनोबाइल हो गया, इसका प्रोनाउंसिएशन में गलत है, ये रशिया में हुआ था जहाँ तक मुझे याद है, और फुकुशिमा ये जापान में है कहीं। व्हाट कैन बी डन टू ओवरकम दीज चैलेंजेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें पॉइंट्स जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। टैकल करना चाहिए ग्लोबल लीडरशिप रोल का, इंडिया को अंडरटेक करना चाहिए प्रोएक्टिव रोल जो इस्टेब्लिश करते हैं, इंप्रूव करते हैं ग्लोबल मैकेनिज्म को बायलैटरल इंगेजमेंट के थ्रू, मल्टीलैटरल कन्वर्जन के थ्रू, ताकि स्टेट जो है इंगेज है न्यूक्लियर इंडस्ट्री में, और यहाँ पे स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू करने चाहिए। सेकेंड है एड्रेस करना चाहिए ग्लोबल कंसर्न को, इंडिया को अंडरटेक करना चाहिए पब्लिक आउटरीच एफर्ट्स में, जो उनको ना कि हेल्प भी करे डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में, बट न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भी हेल्प करे। आउटलाइन करनी चाहिए सिविल न्यूक्लियर एंगेजमेंट पॉलिसी, जो इंडिया के लिए भी होनी चाहिए, इंडिया की खुद की होनी चाहिए और बाहर की भी होनी चाहिए, ताकि एक ब्रॉड टेम्पलेट मिले और यहाँ पे बहुत सारे सस्पिशियस या कंसर्न जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी पे है वो हट जाए। इंश्योर न्यूक्लियर लाइबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल लाइबिलिटी फ्रेमवर्क होना चाहिए जो रिमूव करना चाहिए बड़े सारे कंसर्न जो है। लास्ट है इंश्योर करना चाहिए सेफ्टी, डोमेस्टिक लेवल पे पीपल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जो कि प्लानिंग स्टेज में होना चाहिए इनिशियल स्टडीज़ में।
कि कैसे वो इम्पैक्ट कर सकता है इन्वायरमेंट को, वाटर बैलेंस को, वेस्ट मैनेजमेंट को, और रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट का भी इशू जो है यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि एक सेफ्टी मैकेनिज्म जो है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है वो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। सेकेंड है फर्दरमोर इमरजेंसी प्लान जो है प्रिपेयर कराया गया था एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसको अवेलेबल होना चाहिए पब्लिक को, और प्लान जो है रिवाइज होना चाहिए फ्रिक्वेंटली, और ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए पब्लिक के साथ जो कंडक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखो इंडिया का मेजर सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन प्रोग्राम में क्या है। अगर बात करें इंडिया और फ्रांस की, तो दोनों ने लॉन्ग हिस्ट्री है कोऑपरेशन की सिंस 1950s। ऑफर करते हैं टेक्निकल कोऑपरेशन इंडिया को सिविल न्यूक्लियर इनोवेशन 1950 से। फॉलोइंग इंडिया का जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पहला पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, फ्रांस एक ही मात्र ऐसा वेस्टर्न कंट्री था जिसने कमेंट करा था इस इवेंट को और पॉइंट आउट करा था रिफ्लेक्शन कि इंडिया एडवांस हो रहा है। उसके बाद 2008 में फ्रांस ऐसा फर्स्ट कंट्री बन गया था जिसने साइन करा था सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट इंडिया के साथ फॉलोइंग इंडिया स्पेसिफिक NSG वेवर। इसके एग्रीमेंट के हिसाब से फ्रांस कंस्ट्रक्ट करेगा 6 यूरोपियन प्रेशराइज रिएक्टर्स जो होंगे 1650 मेगावाट के, ईच फॉर इम्प्लीमेंटिंग 9900 मेगावाट जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो एक्सपीडिएटेड मैनर में होगा। रिसेंटली फ्रांस एनर्जी कंपनी ने EDF ने सबमिट करा एक बाइंडिंग टेक्नो कमर्शियल ऑफर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ताकि वो बिल्ड करे 6 रिएक्टर्स को। इंडिया रशिया की बात करें तो न्यूक्लियर कोऑपरेशन दोनों देशों में हुई है। 1960 से हमारे रिलेशन अच्छे हैं जब इंडिया और US ने साइन करी है एग्रीमेंट। इनिशियली फोकस जो है साइंटिफिक और टेक्निकल कोऑपरेशन पे है। की सप्लायर है न्यूक्लियर फ्यूल का इंडिया को, और इस टाइम पे प्रोग्रेस जो इंडिया में थी बहुत लिमिटेड थी और एंगेजमेंट और बड़ी सारी चीज़ें ग्लोबल न्यूक्लियर आर्किटेक्चर था। 2008 की बात करूँ तो दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन करा था कि वो कंस्ट्रक्ट करेंगे पावर प्लांट जिसका नाम है कुंदकुलम, जिसकी न्यूज़ हम पढ़ रहे हैं। दोनों अग्रीड हुए थे कि वो कोऑपरेशन करेंगे पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी विद थर्ड कंट्रीज लाइक इंडिया, और साइन करेंगे एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट जो रशिया और बांग्लादेश के साथ भी है, जो कि बात करता है रूपर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बांग्लादेश में बनाएंगे इंडिया, रशिया और बांग्लादेश। लास्ट इसका पॉइंट वो है US इंडिया का और इंडिया जापान का। US इंडिया सिविल न्यूक्लियर एनर्जी ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है 123 एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में US ने इंडिया को वेव दिया था NSG से, और ये बड़ा एक लैंडमार्क था इवेंट। NSG ने ग्रांट करा था एक क्लीन वेवर इंडिया को 2008 में। इंडिया पहली ऐसी कंट्री बन गया था जिसको जिसने न्यूक्लियर वेपन की ट्रीटी साइन नहीं करी पर उसको वेवर मिल गया था। 2009 में इंडिया ने साइन करा एक एग्रीमेंट IAEA के साथ जिसको बोला जाता है इंडियन सेफगार्ड एग्रीमेंट, और इसका सब्जेक्ट था कि इंडियन का जो सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है वो सेफगार्ड करा IAEA। इंडिया जापान की बात करूँ तो इंडिया जापान एग्रीमेंट एक साइन हुआ कोऑपरेशन जो बात करता है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। 2016 में साइन हुआ था और 2017 में आया था। यहाँ पे ये एग्रीमेंट नलिफिकेशन क्लॉज पे है जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है अगर कोऑपरेशन जो दोनों पार्टी का हो कंडक्ट करे न्यूक्लियर टेस्ट पे। इम्पोर्टेंस एग्रीमेंट का ये है कि जापान बहुत ज़्यादा होल्ड करता है मोनोपोली न्यूक्लियर रिएक्टर एलिमेंट पे, और ये सेफ्टी और कंपोनेंट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है इंडिया के लिए भी। लास्ट का जो बिड है इसका बहुत लंबा है, वो है आपका शंघाई वाला, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। 16th मीटिंग हुई थी सेक्रेटरीज की सिक्योरिटी काउंसिल की SCO जो हेल्ड हुई थी, इम्पोर्टेंट है तजाकिस्तान में, और ये है दुशनबे की सिटी का नाम है। करंट प्रेसिडेंट है SCO का। यहाँ पे न्यूज़ में क्या है, इंडिया और पाकिस्तान ने कोऑपरेशन करा है कि वो जॉइंटली इंटरनेशनल टेररिज्म को हटाएंगे, एक्सट्रीमिज्म और बड़े सारे रेडिकल एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म और बड़े सारी चीज़ों को। सेकेंड है स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा करंट मिलिट्री पॉलिटिकल सिचुएशन को, अफगानिस्तान को। और यहाँ पे मीटिंग जो है डिस्कस करती है कोऑपरेशन मेंबर स्टेट का ताकि वो इंश्योर करे रिलायबिलिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, और जॉइंटली फाइट करे साइबर क्राइम को और इशू ऑफ बायोलॉजिकल सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी। ठीक है,
SCO एक परमानेंट गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो शंघाई में मतलब चाइना में फाउंड हुई थी 2001 में। इससे पहले शंघाई 5 था जिसमें चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान थे। बाद में फिर ये रीजनल डेवलपमेंट और सिक्योरिटी इशू जो बढ़ने लगे उसके बाद इसका जो मेन फोकस है उसके बाद बड़े सारे ग्रुप्स आने लगे। आज के टाइम पे बहुत रेलेवेंट है इंडिया के लिए क्योंकि ग्लोबल इन्फ्लुएंस SCO का यहाँ पे 4 ऑफ SCO मेंबर जो है इंडिया, रशिया, चाइना और पाकिस्तान है जो न्यूक्लियर पावर्स है, और 2 रशिया और चाइना परमानेंट मेंबर्स भी UNSC के। ऑल्सो SCO का जो काउंटरवेट करता है नेटो का, तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट लाती है सेंट्रल एशिया और गल्फ में। SCO एक बड़ा डिग्री होल्ड करता है इन्फ्लुएंस का जो ग्रेटर है इन टर्म्स ऑफ लैंड मास देन नेटो, ठीक है। इसका कंट्रोलिंग करता है रीजनल टेररिज्म को। SCO डिफेंस सेंट्रिक स्ट्रक्चर और एक्टिविटीज़ रैट्स की जो है अचीवेबल है, बहुत अचीव करा है, कार्व करा है बहुत सारा टेररिज्म को। पार्टिसिपेशन करा है इनने डायनामिक पॉलिटिकल डायनामिक्स अफगानिस्तान जैसे। इसके बाद ये क्या है कि जैसे आप समझो कि जब विड्रॉल हुआ था US और नेटो फोर्सेस का अफगानिस्तान में तो SCO ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। SCO और अफगानिस्तान और कॉन्टैक्ट ग्रुप जो है सस्पेंड हो गया था 2009 में, बट उसके बाद 2017 से एक साथ काम हो रहे हैं। SCO प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म इंडिया को कि इंगेज करे पॉलिटिकल डायनेमिक्स जो अफगानिस्तान में हो रखे हैं। पॉलिटिकली अगर बात करूं तो एनुअल समिट होती है SCO की, इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो रिन्यू करे बायलैटरल रिलेशन रीजनल कंट्रीज के साथ। फोरम प्रोवाइड करता है इंडिया को विजिबिलिटी जो यूरेशियन रीजन में होती है। इंडिया अपना इशू भी सेटल करता है और यहाँ पे इन्फ्लुएंस भी होता है बड़े सारी चीज़ें को, जो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है उसको पता चलता है जो सेंट्रल एशिया में। SCO इंडिया का एक एक्टिव रोल प्ले करता है और ये शेप करता है डायनामिक पॉलिटिक्स फ्रजाइल सेंट्रल एशियन रीजन जो कि एक फर्टाइल ग्राउंड है टेररिज्म का और ड्रग ट्रैफिकिंग का। इकोनॉमिक एडवांटेज की बात करो तो CAR जो है सेंट्रल एशियन रीजन बहुत ही रिच है आयरन और कोल, ऑयल, गैस और बड़े सारे चीज़ों में। तो इंडिया की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी SCO में फोकस है लेस रशिया, चाइना, पाकिस्तान में और मोर है सेंट्रल एशिया में। इसके साथ ही मीटिंग्स बहुत होती है जो लीडर्स CAR के हैं और इंडियन सेंट्रल एशियन बिजनेस काउंसिल होती है SCO के अंदर जो कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे है। तो कार और इंडिया का रिलेशन बहुत सारा स्ट्रॉन्ग होता है। इसका मतलब पुश मिलता है रीजनल कनेक्टिविटी को। इंडिया का जो पेंडिंग प्रोजेक्ट है जैसे तापी है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, या IPI ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, या कासा है सेंट्रल एशिया साउथ एशिया। यहाँ पे 1000 इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जो है वो ब्लॉक करे गए हैं पाकिस्तान की वजह से। इसकी वजह से SCO एक प्लेटफॉर्म दे देता है कि हम मतलब इंडिया बात कर सकता है पाकिस्तान से। चैलेंजेस क्या है SCO के कि डोमिनेंस जो है चाइना का बहुत ज़्यादा है, ये एक बड़ा चैलेंज है। और बारिंग इंडिया जो BRI है वो बहुत सारे मेंबर्स ने इंडोर्स करा है लेकिन इंडिया ने नहीं करा है। ऑब्वियसली आप सबको बताइए BRI कंसर्न है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए क्योंकि वो इंडिया की सॉवरेनिटी को वायलेट करता है। चाइना ट्राई करता है लिमिट करने का इंडिया का बैलेंस और इंकरेज करता है पाकिस्तान को। सेकंड पॉइंट है रशिया पाकिस्तान चाइना एक्सेस है। यहाँ पे रशिया और चाइना एक दूसरे के मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं क्योंकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो अगेंस्ट है। चाइना वीटो यूज़ करता है रिपीटेटिवली इंडिया के अगेंस्ट, जो आप देख सकते हो कि जैसे ब्लैक लिस्ट जो मुंबई अटैक मास्टरमाइंड है उन पे वीटो यूज़ करता है, उनको बचाने की कोशिश करता है। जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो डिस्पोज करते हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान और इंडिया रिस्क पे है कि बीइंग आइसोलेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा कनेक्टिविटी बहुत कम है सेंट्रल एशिया और उससे ज़्यादा। हमें ऑल्दो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग करे पर सेंट्रल एशिया और यूरेशिया में कनेक्टिविटी अभी भी कम है। तो ये डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी जो इंडिया और अफगानिस्तान और बियॉन्ड पाकिस्तान ये अभी जा नहीं पा रही सही से। इंडिया का जो बायलैटरल ट्रेड है सेंट्रल एशिया के साथ वो 2 बिलियन का है अगेंस्ट जो 50 बिलियन का है चाइना का। तो आप समझ सकते हो कितना डिफरेंस है। वे फॉरवर्ड की बात करें इंडिया के लिए क्या है
पहला है कि हमें मेंटेन करना चाहिए स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया को इंडिपेंडेंट वॉइस देनी चाहिए अगेंस्ट चाइना का डोमिनेंस। BRI इंडिया के लिए आर्टिकुलेट कर सकता है बहुत सारी चीज़ें, मतलब कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है रिस्पेक्ट करती है सॉवरेनिटी, और ये बताना चाहिए कि BRI कैसे हार्मफुल है हमारे लिए और कैसे हमारा जो हमारे प्रिंसिपल है उसको वायलेट कर रहा है। SCO एक ट्रेडिशनली अडॉप्ट हुआ है क्लियर एंटी वेस्ट पॉस्चर, जहाँ पे इंडिया को अवॉइड करना चाहिए US को, जो बिगेस्ट कार्ड है इंडिया के अगेंस्ट चाइना का। इंडिया रशिया डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है और इंडिया कल्चर हेरिटेज जो है कार के साथ, वो लिवरेज होगा और प्रमोट करेंगे इंडिया का इंटरेस्ट SCO में। नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, हमारे इंगेज होना चाहिए पाकिस्तान के साथ। इसके हिसाब से SCO जो बायलैटरल डिफरेंसेस है वो हिंडर नहीं हो सकते विद द प्रोसेस वर्किंग ऑफ SCO। कनेक्टिविटी कंसिडर करते हैं एज अ सेंट्रल टू कोऑपरेशन जो SCO मेंबर्स के अगेंस्ट है। देयरफॉर इंडिया को मोबिलाइज करना चाहिए ओपिनियन SCO और इंकरेज करना चाहिए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो एक्सटेंड करते हैं नेबर्स, और अनब्लॉक करना चाहिए पाकिस्तान को। एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करते हैं CAR। इंडिया प्ले कर सकता है एक रोल इन डी रेडिकलाइजेशन यूथ का सेंट्रल एशिया में। सो एक लेवरेज होनी चाहिए सॉफ्ट पावर की और इन्हांस करना चाहिए स्पीयर ऑफ एंगेजमेंट कल्चर, कुजीन और एजुकेशन में। लास्ट पॉइंट है रिवाइटलाइज करना चाहिए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में, जैसे चाबार पोर्ट जो है और अशखाबाद एग्रीमेंट है वो अभी तक यूटिलाइज नहीं हुआ, उनको यूटिलाइज करना चाहिए और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाना चाहिए यूरेशिया में। ऑल्सो क्लियर फोकस होना चाहिए जो ऑपरेशनलाइज करे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हमारा। इससे क्या होगा, हमारी रीजनल कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी सेंट्रल एशिया में, जो हमारा मेन फोकस इवेंचुअली है एक तरह से। अब SCO के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि यहाँ पे कैसी इसकी वर्किंग कंडीशन होती है। ये लास्ट बिट है, इसके बाद ख़त्म कर रहे हैं। इसमें 6 होते हैं। एक तो है हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। फिर आता है हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल जो डिस्कस करते हैं बड़ी सारी चीज़ें जैसे मल्टीलैटरल कोऑपरेशन और बड़ी सारी चीज़ें। इसके अलावा थर्ड है 2 परमानेंट बॉडीज़ हैं यहाँ पे। फोर्थ है SCO बिजनेस काउंसिल है जो एक्सपेंड करता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और लास्ट है इंटर बैंक कंसोरियम जो एक्सपेंड करता है बिजनेस सर्विस को। 2 परमानेंट बॉडीज़ की बात करें तो यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ है। एक तो सेक्रेटेरिएट है जो कि कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटी ऑफ SCO और प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन जो लीगल टेक्निकल सपोर्ट की होती है। सेकंड है RATS है द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो कॉम्बैट करता है रीजनल टेररिज्म को। इसी के साथ ही बस ये बचा है इवेंचुअली संघाई 5 में जो इनिशियल था उसमें चाइना और सेंट्रल एशिया थे। वर्किंग लैंग्वेज रशिया और मैड्रिन थी क्योंकि उसमें रशिया भी था इवेंचुअली। SCO का जो अकाउंट है वो 24% है वर्ल्ड का GDP और पॉपुलेशन वाइज बहुत ज़्यादा है, 43% है ग्लोबल पॉपुलेशन का। स्लोगन क्या है इनका, संघाई स्पिरिट जो म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट और कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स कल्चर डाइवर्सिटी। और ये यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान जो है परमानेंट मेंबर बने थे 2017 में, मतलब 4 साल पहले। तो आप ये देख सकते हो मैप कितना बड़ा है ये, ठीक है। तो ये मेंबर्स का स्टेट देख सकते हो, वहाँ पे इंडिया भी है, चाइना भी है, बड़े सारे हैं। फिर ऑब्जर्वर स्टेटस जिसको मिला है, डायलॉग पार्टनर्स है और गेस्ट अटेंडीज जिसमें UN भी आता है। तो इसी के साथ ही न्यूज़ ख़त्म होती है हमारी।